दोस्तों, कई रंग के आज के इस एपिसोड में आपका फिर से खुशामदीद। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश है आप तक जानकारी पहुंचाना। इस प्रोग्राम में हम आपको हमारे मुल्क के अलग अलग शहरों की तहजीबी और तवारीखी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ हम आपको ऐसे दोस्तों से मिलाते हैं जिन पर कुदरत हमारी जितनी मेहरबान नहीं रही। और प्रोग्राम के आखिर में नन्हे बच्चे अपने अभिनय से आपका मनोरंजन भी करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं बेंगलुरु के बारे में ये छोटी सी फिल्म। रियासत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बेंगलुरु हिंदुस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहरों में शुमार होती है। आज ये शहर इस मुल्क का 5वां बड़ा शहर कहलाता है। इसे प्यार से बागनुमा शहर भी कहते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये शहर अहम तिजारती और सनती मरकज के तौर पर भी अपनी अहमियत मनवा चुका है। रंग बिरंगे फूलों से लदे दरख्त इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इस खूबसूरती की वजह से यहाँ सयाहों की एक कसीर तादाद सैर व तफरीह के लिए भी आती है। सन 1537 में कैंपे गावड़ा ने इस शहर के वस्त में एक मिट्टी का किला तामीर कराया था, जिसके 8 दरवाजे थे और जो मुख्तलिफ इलाकों की तरफ खुलते थे। सन 1687 में मुगलों ने बेंगलुरु पर कब्जा किया, जिस पर बीजापुर के सुल्तान हुक्मरानी करते थे। 19वीं सदी में ये शहर महज एक फौजी छावनी न रहकर एक मजबूत इंतजामी मरकज के तौर पर उभरा। सन 1947 में जब दूसरी छोटी छोटी रियासतों की तरह मैसूर रियासत का इल्हाक भी हिंद यूनियन के साथ हो गया, तो 1973 में इसे कर्नाटक का नाम दिया गया। कर्नाटक इसलिए क्योंकि इसमें कन्नड़ जुबान बोलने वालों की तादाद ज्यादा थी। बेंगलुरु शहर के साथ एक अजीब दास्तान वाबस्ता है। कहा जाता है 11वीं सदी में यहाँ एक राजा शिकार पर निकला। शिकार की तलाश में बदकिस्मती से वो वापसी का रास्ता भूल गया। थका हारा राजा आखिरकार जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसका सामना एक गरीब और बूढ़ी औरत से हुआ। क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने उस बूढ़ी औरत से कुछ खाने के लिए मांगा। बूढ़ी औरत ने उसे उबली हुई दाल पेश की, जिसे राजा ने बड़े शौक से खाया और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वहां से चल दिया। बाद में जब इस इलाके में एक कस्बा आबाद हुआ, तो राजा ने उसे बंगा कल्लूर नाम दिया, यानी उबली हुई दाल का शहर। सन 1627 में औरंगजेब ने इस शहर पर कब्जा किया, लेकिन सिर्फ 3 बरस बाद औरंगजेब ने इसे वडियारों को महज 3 लाख के एवज में फरोख्त कर दिया। सन 1759 में वडियारों ने यहाँ के मशहूर लाल बाग को तामीर कराया, जो आज भी इस शहर की जीनत है। सुल्तान हैदर अली के दौर में लाल बाग छोटा सा बागीचा रहा होगा, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसे वुसअत दी और कई नए किस्म के फल फूल लगवाए, जिनमें से उसने बहुत सारे पौधे बराह रास्त फ्रांस से मंगवाए। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में यहाँ चाय, कॉफी, अनन्नास, आड़ू, नाशपाती और कई दूसरे इक्तिसादी तौर पर अहम पौधों और दरख्तों की काश्त मुतारिफ कराई गई। इनके अलावा सेब की 17 किस्में लगाई गईं। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्लास हाउस भी तामीर कराया गया, ताकि पेड़ पौधों की नश्व नुमा के लिए मुनासिब आबो हवा मयस्सर हो।
मौजूदा दौर की इमारतों में विधान सौदा की इमारत काफी अहमियत की हामिल है। यहाँ सिविल इंतजामिया के सेक्रेटेरिएट के अलावा रियासती असेंबली का हॉल भी है। इस अजीमुशान इमारत का तर्ज तामीर द्राविड़ तर्ज तामीर से मिलता जुलता है। अगर आप जदीद किस्म की साइंसी इजादात का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम आपके लिए खासी दिलचस्पी का बाइस हो सकता है। यहाँ आप बिना बिजली की रोशनी देने वाले कुमकुमे देखने के अलावा अपनी आवाज का मुशाहिदा भी कर सकते हैं। इस म्यूजियम में ऐसी फिल्में भी बनाना सिखाया जाता है जो आप बैठे बैठे बना सकते हैं। बेंगलुरु में जहां कहीं भी आप जाइए आपको सायादार दरख्तों की कतारें नजर आएंगी। चारों तरफ चमकते दमकते रंग उन दरख्तों की हरियाली को और भी नुमाया कर देते हैं। इस शहर के अतराफ व अकनाफ में झीलें भी मौजूद हैं, पहाड़ और जंगल भी हैं और सरसब्ज़ व शादाब चरागाहें भी। ये शहर मजमूई तौर पर एक शायर के खूबसूरत ख्वाब से किसी तरह भी कम नहीं है। इस फिल्म को देखकर बेंगलुरु जाने की ख्वाहिश हो रही है। चलिए अगली छुट्टियां बेंगलुरु में ही तय रही। ओके, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं बेंगलुरु के एक स्कूल में। क्या स्कूल नहीं जाना? नहीं दोस्तों, ये आपके जैसा स्कूल नहीं है। यहाँ तो बच्चों को कुछ सीखने के लिए और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आइए देखते हैं कैसे। आंखों की रोशनी बेशक एक अनमोल नेमत है। ये ना होती तो हम दुनिया की किसी भी चीज को पहचान न पाते, उसे नाम न दे पाते। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं, जो सिर्फ छूकर किसी चीज को पहचान सकते हैं। लेकिन उनकी ये कमजोरी जीने की उनकी हिम्मत को कम नहीं करती, न ही दूसरों से कमतर समझने पर इन्हें मजबूर करती है। इनके हौसले हर दम बुलंद रहते हैं और ये हर काम करने की सलाहियत रखते हैं। Any disability, especially the visual, cannot be termed as a helplessness or inability for a person and disregard him from the society. We want to prove to the society to look a person as a whole, not discard him or eliminate him because of some problem in his physical aspects of the life. ये सब तभी मुमकिन हुआ जब पूरे भारतवर्ष में सरकारी और निजी सतह पर इनकी तरबियत के लिए मरकज खोले गए, ताकि ये लोग किसी दूसरे के बगैर ही अपने पैरों पर खड़े हो सके और रोजगार भी कमा सके। मेरा नाम मीना है। हम फिजियोथेरेपी काम, फिर मसाज, फिर एक्यूप्रेशर देती है। मेरे पति का नाम देवराज है। हम इधर 10 साल हो गया शादी करने का। फिर
हमको एक लड़की है, इसका नाम ऐश्वर्या। हम बाहर जाते हैं, हाउस विजिट करती है। मेरा पति है देवराज, ही इधर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था, फिर डायरी में काम करता है, डायरी इंचार्ज है। नेत्रहीन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का एक अलग ही तरीका है। इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है और इसे सीखने के बाद नेत्रहीन कोई भी किताब या और भी कई सारी चीजें वैसे ही समझ सकता है जैसे कि आम इंसान। We are teaching them the cubes, the braille and all. We are teaching them to the cubes, which is a modern one, and through the low vision mechanisms, and then through computers, so that which help the child for the modern scientific world. We want a child to cope up with the present world. That is our motto. ऐसे बच्चों को मौसीकी से काफी लगाव होता है। इसी वजह से ये किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही जल्द और बड़ी आसानी से बजाना सीख सकते हैं। आंखों की रोशनी से महरूम बच्चों के लिए कायम किए गए स्कूलों और मरकजों में कई दूसरे हुनर भी सिखाए जाते हैं, जिसे कि ये आगे चलकर रोजगार कमाने में तब्दील कर सकते हैं। आज के जमाने में जहां ज्यादातर काम मशीनों से होता है, वहीं इनके हाथ भी काफी कारामद साबित होते हैं। In the vocational training, we provide training in the manufacturing sector for industrial needs. We make manufacture of corrugated boxes. This training is provided to them to see that they enter into the industrial setting once their education and training is completed. So this helps them to understand the needs of a industry, the type of activities that will be there in an industry. So once they are used to that schedule and other type of work in the industry, we bring in prospective employees to come and employers to come and do a campus type of interview, so that they can pick up some of the trained students. Most of the areas of work which are stereotype, like packing and continuous job, the persons with disability have more concentration and tend to do the job in more numbers than the normal people. So in some places like assembly sections, we have our students doing more components than their regular counterparts, and it has helped the industrialists to identify them and pick up more number of disabled persons in such areas. इनकी इसी तरह की काबिलियत देखते हमें ये मानना पड़ेगा कि आंखों की रोशनी से महरूम हमारे समाज के ये बच्चे दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि कई मैदानों में ये अपनी काबिलियत बखूबी मनवा चुके हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इनकी सलाहियतों को पहचाना जाए और समाज में इन्हें जायज मकाम दिया जाए। तो आपने देखा दोस्तों, किस तरह हमारे ये दोस्त अपनी जिस्मानी कमजोरियों के बावजूद रोजमर्रा की जिंदगी के काम बखूबी अंजाम देते हैं। अगर हमारे ये दोस्त इतनी महारत से आगे बढ़ सकते हैं, सोचिए आपके और हमारे लिए क्या नामुमकिन है। सच, कुछ भी नामुमकिन नहीं।
अगर लगन हो, पूरी मेहनत हो। प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए चलिए आपको दिखाते हैं छोटा सा स्किट जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी अदाकारी से हमें कुछ समझाना चाहते हैं। राम राम मालिक। राम राम हरिया। मालिक, अब हम इसे आपके हवाले छोड़ के जा रहे हैं मालिक। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अपनी माँ के साथ अपने गांव रहूंगा। मैं तुझे यहाँ काम के लिए लाया था, वापस ले जाने के लिए नहीं। मालिक, ये काम ना करे, आपको तंग करे, आप जो चाहे कीजिएगा, मारिएगा, पीटिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा मालिक। नहीं हरिया, मैं नौकरों को मारता पीटता नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम इसकी पगार कितनी लोगे? मालिक, जो समझिएगा दे दीजिएगा। एक बात बताओ हरिया, तुम इसको पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं हो? मालिक, पढ़ाएंगे तो खाएंगे क्या? काम भी तो जरूरी है। ये सब तो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम इसके पिता हो, तुम्हें इसे खिलाना पिलाना चाहिए, तुम्हें इसे पढ़ाना लिखाना चाहिए। मालिक, हम गरीब लोग ये सब कहां सोचते हैं मालिक। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। राम राम मालिक। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुमसे ऐसा कोई काम नहीं लूंगा जिससे तुम्हें कोई परेशानी हो। अब तुम काम भी करोगे मेरे यहां और पढ़ोगे लिखे भी, ठीक है? ओके, शाबाश बेटा। मालिक, पानी। हाँ बेटा, लो। जी। क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो? जी, कहना तो चाहता हूँ। बोलो 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 बेटा। जी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कमाई के पैसे बचा कर रखूँ ताकि आगे की पढ़ाई के लिए काम आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम अपने पैसे बचा कर रखना चाहते हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैसे बैंक में रखवा सकता हूँ, तुम जब चाहो निकाल भी सकते हो। यही ठीक रहेगा। क्या तुमने अपने पिता से पूछा? क्या? अपने पिता से तुमने पूछा कि मैं पैसे बैंक में रखना चाहता हूँ? वो तो मैं बाद में पूछ लूंगा उनके आने पर। चलो ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी अच्छा, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। मालिक, चाय लीजिए और पीजिए। लाओ, अब सुस्ती दूर होगी। लो बेटा। अरे बहुत बढ़िया चाय बनाई तुमने तो। धन्यवाद मालिक। देखना बेटा कौन है। खोला मालिक। अरे बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते बेटा रवि, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बाबूजी, आप बताओ, आप कैसे हो? बढ़िया है बेटा। चलो आओ, मैं आपको बाबूजी से मिलाता हूँ। हाँ चलो। राम राम मालिक। राम राम हरिया। आओ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हैं? अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे रवि बेटा, कुर्सी लाओ पापा के लिए। मालिक, हम छोटे आदमी, हमारी इतनी मजाल कहाँ कि हम आपके सामने कुर्सी में बैठे। नहीं हरिया, सभी इंसान बराबर होते हैं। बैठो कुर्सी पर, चलो। अच्छा मालिक। बेटा पापा के लिए पानी लाओ। लाया मालिक। देखो हरिया, तुम्हारा बेटा काम तो करता ही है, अब पढ़ता भी है। मालिक, काम करता है ये तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई क्यों? हाँ हरिया, आज के दौर में पढ़ाई बहुत जरूरी है। कुछ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज में खड़ा होने के लिए पढ़ाई अति आवश्यक है। इसके बिना
आदमी बेकार है। मालिक, लेकिन मुझे तो पैसों की बड़ी आवश्यकता थी। ये तुम अपने बेटे से पूछो। बेटा रवि, मुझे पैसों की बड़ी जरूरत थी। पैसे तो मैंने बैंक में जमा करा दिए, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए काम आएंगे। बैंक में जमा करा दिए? मुझसे पूछा तक नहीं? क्या आपने मुझे यहाँ रखने से पहले मुझसे पूछा था जो मैं पूछूं? नहीं। तो सुनो, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पे घर का सारा काम करता हूँ और अपनी पढ़ाई भी करता हूँ। रही बात पैसों की, तो वो मैंने बैंक में जमा करा दी है, चाहे जब मर्जी निकाल लूँ। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जब तुम्हारी इसी में मर्जी है तो हम चलते हैं। ठीक है हरिया, शाबाश मेरा बेटा, गुड। आज तूने हमारा दिल खुश कर दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी ये पेशकश आपने पसंद की होगी। अगर हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आपकी कोई राय है तो हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड का वक्त खत्म हुआ जाता है। आपसे इजाजत लेते हैं। बाय बाय।